अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। कल से जिस तरह से अमीश देवगन का मामला काफ़ी गर्मा गया है और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अमीश देवगन के खिलाफ मामला दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है थानों में। हमारे साथ एडवोकेट शाहिद अली लाइव जुड़ गए हैं, हम उनसे इस पूरे मामले पर बात करेंगे। शाहिद साहब, सबसे पहले अमीश देवगन के उस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे जिसमें उन्होंने ख्वाजा अजमेरी को जिस तरह से निशाना बनाया, उसके बाद ट्वीट कर माफी मांग रहा है और उसको ये कह रहा है कि मेरी मंशा ये नहीं थी। देखिए शकील साहब, ये डिबेट आप भी देखिए। मैंने रात इस डिबेट को जो उन्होंने अपलोड की है वो मैंने तकरीबन 15 मरतबा बार बार मैंने चला के देखी और मैं सुबह 4 बजे तक उसको देखता रहा। इन्होंने क्या किया है, जो भी अपलोड की है उसमें से वो वाले अंश हटा दिए हैं जिसमें उन्होंने बदतमीजी की है, लेकिन वो अंश ऑलरेडी मौजूद है। क्योंकि जब लाइव ये प्रोग्राम चलता है और लाइव में पूरा देश देख रहा है, ये नेशनल टेलीविजन है, कोई एक क्षेत्र का नहीं है, पूरा देश इस चैनल को देखता है। तो लोगों ने देखा और वो लोगों ने फिर वीडियो अपलोड की है। तो इसमें दो चीजें हैं कि ये जो डिबेट इन्होंने करवाई, बेसिकली ये डिबेट एक ऐसे वक्त में करवाई जब हमारा देश चाइना से भी लड़ रहा है, पाकिस्तान के भी रोज की हरकतों से दो चार हो रहा है, उनकी साजिशों में दो चार हो रहा है। जब देश को, पूरे देश को एकजुट होने की जरूरत है, तब ये देश को तोड़ने की नीयत से, धर्म के नाम पर तोड़ने की नीयत से ये डिबेट को लेकर बैठे। और इस पूरे डिबेट को आप देखिए, उस पूरी डिबेट में इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहा और पूरी तरह से यानी कि जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को तोड़ने मरोड़ने की इन्होंने कोशिश की। 1991 में जो एक एक्ट पास हुआ है, उस एक्ट पे एक पिटीशन फाइल हुई है। पिटीशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो भी कुछ करेगी वो करेगी, बात की बात है। लेकिन ये अपनी ऐसे वक्त में जब चाइना के साथ हमारी वॉर एक तरह से शुरू हो चुकी है और देश को एकजुट होने की जरूरत है पूरी तरह से, ये तब अपनी इसको लेके बैठे। दूसरी बात चीज सर ये है, इसके अंदर जब आप पूरी इस डिबेट को देखते हैं तो यहाँ पर एक टॉपिक शुरू होता है जहां पर ये कहते हैं, एक डिबेट में जो माननीय सज्जन थे कि साहब ये आपके मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को, उनके किरदार को देख करके लाखों लोग मुसलमान हुए। ये इस्लाम तलवार की नोक पे नहीं फैला है, क्योंकि वहां पर जो दूसरे वो थे डिबेटर, उन्होंने कहा इस्लाम तलवार की नोक पे फैला है। तो यहाँ पर इन्होंने इनका ये जवाब दिया, जहां मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को, रहमतुल्लाह अलैह साहब को ये कहा गया कि उनके किरदार को देख के लोग मुसलमान हुए। इस बात पर अमीश देवगन ने ऑब्जेक्ट करके ये कहा कि नहीं, अगर ऐसा होता तो डोनाल्ड ट्रंप को देख के लोग अपना ईमान क्यों नहीं बदलते, मोदी जी को देख के अपना ईमान क्यों नहीं बदलते। फिर इसके बाद में इसने ये कहा कि चिश्ती साहब आक्रांता थे, यानी इसने जानबूझ करके बदनीयती से जानबूझ करके ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए इन्होंने ये बात कही कि चिश्ती साहब आक्रांता थे, जबकि हकीकत ये है कि चिश्ती साहब ने सब्र से काम लिया और प्यार से काम लिया। जो इस्लाम हकीकत में टीचिंग देता है, उन टीचिंग को अपनी जिंदगी के अंदर उतार लिया था। और जब वो टीचिंग उनकी जिंदगी के अंदर उतरी, लोगों ने देखा, महसूस किया, तो हजारों हजार लोग उनको देख करके मुसलमान हुए। तो शाहिद साहब, जिस तरह से इस पूरे मामले में एक मुसलमानों के अंदर ये बात चली है कि एफआईआर दर्ज कराई जाए जगह जगह, जब तबलीगी जमात का ये पूरा मामला आया था, जब भी ये बात कही जा रही थी कि एफआईआर दर्ज कराएं, आपने भी खुद कहा था किस तरह से उसको रिपोर्ट करना है चैनल को। लेकिन इन सब चीज़ों में देखने में ये आ रहा है कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पर एफआईआर दर्ज होती नहीं है। अभी जिस तरह से मामला विनोद दुआ का आया, दिल्ली में एफआईआर दर्ज कर ली गई, सुप्रीम कोर्ट तक ने उसमें इंटरवीन करने से मना कर दिया। तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को कि किस तरह से इस पूरे मामले में आगे आना चाहिए लोगों को? देखिए शकील साहब, जो कानून की बात है, कानून में इसका भी प्रावधान दिया हुआ है। शायद इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के दिया हुआ होगा कि कभी सरकारें इंटरफेरेंस कर लें या कहीं पर कोई आदमी जो अफसर बैठा हुआ है वो आपकी कंप्लेंट को नहीं लिखता है, एफआईआर नहीं करता है, तो सीआरपीसी में एक प्रोविजन दिया गया है। उसमें एक दफा है 156 के तहत एफआईआर होती है। अगर पुलिस उस पर एफआईआर नहीं कर रही है तो जो कंप्लेंट करने वाला इंसान है वो हायर ऑफिशियल्स को, यानी कि एसीपी, डीसीपी या एसपी, डीएसपी वगैरह को कंप्लेंट दे सकता है। और उसके बाद वो 156(3), एक क्लॉज 3 है 156 में, उसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट के अंदर जा सकता है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। ये प्रोसीजर में परेशानी तो होती है, जहां पर जो पुलिस अपना काम नहीं कर रही है वहां पर कानून के अंदर इस चीज का प्रावधान है कि लोग, अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है
तो वो हायर ऑफिशियल्स को अप्रोच करें, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो वो ऑनरेबल कोर्ट में पिटीशन जाके लगाएं, फिर भी दर्ज नहीं होती है, ऑनरेबल कोर्ट भी नहीं करती है, तो फिर उसके बाद में और ऊपर की भी कोर्ट्स है। तो ये जो सिस्टम है हमारा हायरार्किकल सिस्टम, ये एक जगह ही खत्म नहीं होता है। और हमें उम्मीद ये होती है, हमें उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से जरूर इंसाफ होगा, और इंसाफ किसी वजह से अगर नहीं भी होता है तब भी हमने इस लड़ाई को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हर दिन एक सा नहीं होता। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन ये मुल्क यही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन यही है, सब कुछ यही है और यही रहेगा इंशाल्लाह। और ये लगातार ताकतवर बनता रहेगा, और जब ये लगातार ताकतवर बनता रहेगा तो ऐसे लोग भी आएंगे और ऐसी सरकारें भी आएंगी जहां पर इंसाफ होगा, और जरूर होगा इंशाल्लाह। तो इसलिए इन चीजों से मायूस होने की जरूरत नहीं है। कम से कम कुछ प्रदेशों में या कुछ जगहों पर एफआईआर हो रही है, वो एफआईआर ही काफी है इन जैसे लोगों के लिए। अभी पिछले 1.5-2 महीने के अंदर एक चेंज आया है टीवी डिबेट्स में। जिस तरह से निशाना बनाया जाता है मुसलमानों को, तो मुसलमानों ने कई मामलों में ये देखने में आया है कि कोर्ट के नोटिस भिजवाए हैं एंकर्स को, और या जो लोग जिस तरह की नफरत की बातें करते हैं उनको नोटिस दिया गया है या एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की गई है। अभी हालिया मामले में जिस तरह से दीपक चौरसिया ने हथनी के मामले में ट्वीट किया और उसके बाद माफ़ी मांगी, डॉक्टर चंदानी का मामला सामने आया कानपुर वाली, उन्होंने भी माफ़ी मांगी और मुसलमानों ने कहा कि जब कोई माफ़ी मांग रहा है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। अमीश देवगन ने रात इस तरह से पूरी हरकत की, उसके बाद ट्वीट करके माफ़ी मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुझसे गलती से उनका नाम निकल गया, मैं ये कहना नहीं चाहता था। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस्लाम माफ़ करने वाला मुल्क है, माफ़ करने वाला मजहब है। इसमें माफ़ी को बहुत महत्ता दी गई है, लेकिन अगर आप माफ़ नहीं भी करते हैं तब भी इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी आपको पूरा हक है कि अगर आपके साथ में कोई भी जरा सी भी इंजरी आपको पहुंची है, चाहे किसी भी तरह से धार्मिक या वैसी, तो आप उसमें माफ़ कर सकते हैं या आप फिर अपना बदला ले सकते हैं। हमारे लिए बदले के लिए हमारे मुल्क ने हमारा कानून दिया गया है, उस कानून के तहत हम कार्रवाई कर सकते हैं। ये तो बात रही उसकी कि माफ़ करने वाली और बेमाफ़ करने वाली। जहाँ तक दूसरी एक बात है कि इन लोगों ने एक ट्रेंड ये बना लिया है। पहले दरअसल क्या होता था शकील साहब कि ये लोग अनइंटरप्रिटेडली कुछ भी बोलते थे, लोगों को भड़काते थे, कुछ भी नहीं होता था क्योंकि लोगों को पता ही नहीं थी। जब से आप जैसे पत्रकारों ने लोगों को बताना शुरू किया कि साहब आपके पास कानूनी समाधान है, आप कानून का सहारा ले सकते हैं, हम लोगों ने भी उसके अंदर पूरी मेहनत करी, तो लोगों ने अब इनको कानून का रास्ते से सबक सिखाने का काम शुरू कर दिया है। क्योंकि कानून बहुत ताकतवर चीज है, जैसा मैं बार बार कहता रहा, ये कानून का ही डर है जिस वजह से ये लोग अपनी बदतमीजी करने के बाद में फिर झूठी माफी मांगते हैं। ये इनकी माफिया झूठी माफी है। ये दरअसल माफिया इनकी इसलिए नहीं है कि ये दिल से बिल्कुल गिल्टी फील कर रहे हैं, ये माफिया भी इनको एक बेवकूफ बनाने वाली चीज है। इसीलिए मैंने कहा कि आप इनके एपिसोड को देखिए, किस तरह से देश को तोड़ने के लिए इन्होंने पूरी की पूरी डिबेट करी, और यहाँ पर एक ये फॉल्सहुड पर जो करेक्टर जो एसोसिएशन इन्होंने किया मुसलमानों का, कि साहब मुसलमान आक्रांताओं ने इस देश के अंदर इस्लाम फैलाया, तलवार के जरिए इस्लाम फैलाया। शकील साहब, मैं एक सवाल मैं पूछता हूँ सबसे, पूरे हिस्टोरियन से, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जरा मुझे बताइए 695 में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम आया, 695 में, लेकिन इस मुल्क के अंदर पहली मस्जिद 629 में बनी, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के आने से तकरीबन 60 साल पहले, 65-66 साल पहले। तो इस्लाम तो मोहम्मद बिन कासिम से बहुत पहले आ गया। तो मोहम्मद, ये जो इल्जाम लगाते हैं कि आक्रांताओं ने फैलाया या तलवार के दम पे फैलाया, भैया उन लोगों ने आगे हुकूमत करी, और उन लोगों ने हुकूमत करी, और हुकूमत करने के बाद उन लोगों ने यहीं पर रह गए। अगर उन लोगों ने तलवार के अंदर फैलाया होता, तलवार के जरिए से फैलाया होता, तो मुझे बताइए कि जब तो मीडिया भी नहीं थी, ह्यूमन राइट कमीशन भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, वो जिसको चाहते मारते, फिर यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई कैसे रह जाते? इसका मतलब यह है कि तलवार के जरिए फैलाने का जो इल्जाम है वो गलत है। कुछ गलतियां हुई होंगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन इन लोगों ने तलवार के जरिए फैलाया। लेकिन शाहिद साहब, इस तरह की डिबेट करना, शकील साहब एक चीज और देखिए, मोहम्मद बिन गौरी हिंदुस्तान में आया 1195 में, ठीक है। मोहम्मद बिन गौरी ने आने के बाद जब हिंदुस्तान से गया तो अपना शासन किसको देके गया? अपने गुलाम को। जिन गुलामों को इंसान होने का भी हक नहीं होता, जिन गुलामों को पास में बैठने का हक नहीं होता, उनको राजा बना के गया। इन किरदारों को हिंदुस्तान के लोगों ने देखा, हमारे बुजुर्गों ने देखा। हम शुक्रगुजार हैं अपने बुजुर्गों के कि वो ईमान लेके आए इस तरह के कैरेक्टर्स पर, इस तरह की चीजों पर, इस्लाम की सादगी को देख करके।
ये कहते हैं कि आपके मोइनुद्दीन चिश्ती साहब आक्रांता थे। मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की हिस्ट्री लिखती हैं, तमाम दुनिया के हिस्टोरियंस लिखते हैं उनके लिए कि उन्होंने सिर्फ आपसी प्यार, सद्भाव और सब्र के जरिए इस्लाम को लोगों ने देखा उनकी जिंदगी के अंदर कि उनकी जिंदगी से इस्लाम नुमाया होता था, उसको देख देख करके लोग मुसलमान हुए। अमीश देवगन को यही तो बात लग रही थी जब ये कहा कि उनको जिंदगी को देख के लोग मुसलमान हुए, तो अमीश देवगन ने इसी बात को ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, उनकी जिंदगी को देख के अगर मुसलमान होते तो डोनाल्ड ट्रंप को देख के लोग क्रिश्चियन हो जाते, नरेंद्र मोदी साहब को देख कर लोग अपना मजहब बदल लेते। यही दिक्कत इनको थी, इसलिए उन्होंने कहा कि वो चिश्ती साहब आक्रांत थे। ये बहुत शदीद दुख की बात है, इसलिए इनके खिलाफ शाहिद साहब मैं इसमें रोकना चाहूँगा। जिस तरह से कल ये डिबेट हुई, हालात जिस तरह से पूरी दुनिया देख रही है, हिंदुस्तान और चाइना के बॉर्डर पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान से भी जिस तरह के हालात बने हुए हैं, कल जिस तरह से पूरी बहस चलती रही, जो पाकिस्तान में 2 अपने डिप्लोमेट्स को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद इंटरवीन करने के बाद शाम तक उनको छोड़ा गया, और चाइना में जिस तरह के हालात पिछले 1 महीने से बने हुए हैं, लेकिन ऐसे में और उसके बाद जिस तरह से पूरी दुनिया कोरोना से गुजर रही है, और ख़ासतौर से हिंदुस्तान में, दिल्ली में और महाराष्ट्र में जिस तरह के हालात हैं, उसमें मज़दूरों के, गरीबों के जो हालात हैं, दवाइयों के जो हालात हैं, अस्पतालों के जो हालात हैं, उन पर बहस नहीं हो रही, उन चीज़ों पर बहस नहीं हो रही जो देश के असल मुद्दे हैं। बहस हो रही है हिंदू। इसलिए मैं शकील साहब ये मांग करता हूँ भारत की सरकार से कि इन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी करवाई जाए कि ये कौन सी विदेशी ताकतों के कहने पर, ये कौन सी विदेशी ताकतों के उकसावे में आकर को देश को तोड़ने की कोशिश ऐसे नाजुक वक्त में भी कर रहे हैं जहां पर हर हिंदुस्तानी को साथ में खड़े रहने की जरूरत है। लेकिन यहां पर ये लोग धर्म के नाम पर 2 धर्मों को आपस में बांटने की, लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ ये जरूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सेडिशन है, इसलिए मैं कह रहा हूं देशद्रोह का काम ये लोग कर रहे हैं कि जब पूरे देश को एक एक इंसान की जरूरत है और हम सब लोगों को अपनी आपस की जो भी कुछ हमारी चीजें हैं उनको भूल करके, दूर करके इस देश के साथ खड़े होने की जरूरत है। तमाम परेशानियां हैं, तमाम चीजें हैं, और ऐसे वक्त में ये देश को और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तो इनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, इसलिए तो इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन बड़े लेवल पर होनी चाहिए। मैं बात दावे से कह रहा हूं कि हमारे देश की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो ऐसे वक्त में इनसे हिंदू मुसलमान करवाए। ये जरूर विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं, ये जरूर किसी पाकिस्तानी एजेंसी के हाथ में खेल रहे हैं, ये जरूर किसी चाइनीज एजेंसी के हाथ में खेल रहे हैं। इसलिए इन लोगों की जरूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। शुक्रिया शाहिद अली साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाहिद साहब जो हमसे बातचीत कर रहे थे इस पूरे मामले पर, अमीश देवगन के बयान पर, जिस तरह से उन्होंने ये भी बताया कि इसका कानूनी पहलू क्या है, किस तरह से लोगों को आगे आना चाहिए, FIR दर्ज करानी चाहिए, नोटिस भिजवाने चाहिए कोर्ट की, और पूरा एक सिस्टम है, हायरार्की सिस्टम है हिंदुस्तान में, किस तरह से अगर नीचे नहीं सुनी जाती तो आप अगले ऑफिसर से मिलिए, ACP से मिलिए, DCP से मिलिए, कमिश्नर से मिलिए, अपने स्टेट के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे मिलिए, और अगर वहाँ भी आपकी बात नहीं बनती है तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है, कोर्ट से नोटिस भिजवाया सकता है। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।